So now November नहीं Jan 2021 right, Jan 2021 एग्जाम ओल्ड कोर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3 राइट, जो कि CFS का है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। एग्जाम में कैसे करना है उस सिस्टम से कर रहे हैं राइट। सो पहले क्वेश्चन 3 निकाल लेते हैं, Jan 21 का राइट। क्वेश्चन 3, अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ डे नाइट लिमिटेड, देख रहे हैं। सो द समराइज बैलेंस शीट ऑफ डे नाइट लिमिटेड, इवन आप ऑल्सो यूटिलाइज किए हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट, जो फर्स्ट 15 मिनट है हमको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। तो या तो आप क्वेश्चन 2 के साथ चालू कर रहे हो तो क्वेश्चन 2 को ऐसे रीड करो, या फिर क्वेश्चन 3 को ऐसे रीड करो, बराबर। क्वेश्चन 2 ही करना है, बट क्वेश्चन 3 अपन इसलिए क्योंकि अभी अपन कंसोलिडेशन कर रहे हैं राइट। सो समराइज बैलेंस शीट ऑफ डे लिमिटेड एंड नाइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2028 गिवन। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 दिया हुआ है राइट। इक्विटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल, एकदम इजी आइटम है, कोई बड़े नहीं है। असेट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक, ठीक है, ये टोटल दे दिया है। सो ये सब आइटम नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी नहीं दिख रहा है, बट इन्वेस्टमेंट जरूर दिख रहा है। मे बी इसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी इंक्लूड होगा राइट। आगे, डे लिमिटेड एक्वायर 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नाइट लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018 एट प्राइस ऑफ 12 रुपीज पर यूनिट। तो 30% तो मालिक नहीं बने, वी आर नॉट कंट्रोलर राइट। The next lot of 40% share were purchased 1st April 2019 from a foreign company. So after buying 40%, अब हम 70% के मालिक बन चुके हैं, इसका मतलब कंट्रोल आ चुका है, मीन्स नाउ वी आर होल्डिंग कंपनी राइट। एज पर AS 21 हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कंट्रोलर बन चुके हैं। लेकिन क्या ये सब्सिक्वेंट होल्डिंग का केस है? तो बोलने को सब्सिक्वेंट होल्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में सब्सिक्वेंट होल्डिंग का केस नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारी होल्डिंग 1 अप्रैल 2019 को हुई है, यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा डेट ऑफ एक्विजिशन तो हमको बोलना है 1 अप्रैल 2019 राइट। सो डेट ऑफ एक्विजिशन पहली बार हमारा कंट्रोल जो आया है 1419 से आया है राइट, ठीक है। द प्राइस पर शेयर ऑफ द पर्पज ऑफ द कैलकुलेटिंग ऑफ द कैपिटलाइजेशन द यील्ड, ओके, means for this 40% the price per share of this purpose is calculated by capitalizing yield of 15%. The yield is to be taken as 50% of pre-tax profit for the last 3 years, which were 17 lakh, 15 lakh 50,000, 12 lakh 50,000 respectively. Means price for this 40% is not given. Understood? तो price for 40% नहीं दिया है, तो हमको क्या है उसकी कैलकुलेशन करनी है। So इसने इसमें वैल्यूएशन को ऐड कर दिया। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसमें उसने यील्ड मेथड से वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने को बोला है। सो हमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर के हिसाब से पहले प्राइस निकालनी पड़ेगी, वो प्राइस कितना है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिलेगी, और वो इन्वेस्टमेंट हमारे इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है, ऐसा मान के हमको चलना है। क्योंकि ये 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट है और हमने एक्वायर 1419 को कर लिया, डेफिनेटली 31 मार्च 20 के दिन हमने उसको इंक्लूड कर लिया। अगर इंक्लूड नहीं करते तो हमको बोल देते क्वेश्चन में कि क्लियरली ये इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं है इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में, सो अकॉर्डिंगली हम उसका चेंज कर देते, लेकिन इंक्लूड है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट्स बी डिस्कस अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर निकाल लो वैल्यू में क्या है। सो इनका एवरेज निकाल दो आप, 70 लाख 15 लाख 50 प्लस 12 लाख 50,000 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाता है? 15 लाख एवरेज आता है राइट। उसका 50%, उसको डिवाइड बाई 15% कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना हो जाता है? 50 लाख राइट। और 50 लाख कितने शेयर की वैल्यू है? ओवरऑल शेयर है हमारे 10 रुपीज का एक है, तो 2,50,000 की है, तो 2,50,000 50 लाख की वैल्यू है, तो इसका मतलब 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से लिया है। सो 20 इंटू 40% ऑफ 2 लाख 40, 1 लाख, सो 1 लाख इंटू 20, you can say 20 lakh is the price for buying extra share। जो 40% हमने एक्स्ट्रा शेयर बाय किए हैं उनका प्राइस 20 लाख का है। सो 20 लाख का वो हो गया, और ये प्राइस कितने में किया हमने? 12 लाख में। तो 30% ऑफ 2,50,000 कितना होता है? 30% 2,50,000 का, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 250 है ना, तो उसका 30% कितना हो जाता है? 75,000। तो 75,000 इंटू 12 कितना होता है? 9 लाख। सो 9 लाख का प्राइस जो हो गया, 20 लाख का प्राइस जो हो गया, ओवरऑल 29 लाख का हमने ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। सो 29 लाख जो है वो हमारे इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है। सो आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी हमारा 29 लाख का है, और जो बैलेंस है वो हमारे आउटसाइड इन्वेस्टमेंट है। सो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में हम दिखाएंगे, जो भी रहेंगे कंटिन्यू, दैट इज 7,25,000।
ये हम फर्स्ट 15 मिनट में कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। ऐसे लिख नहीं सकते हैं बट माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं और हल्का पेंसिल से लिख भी सकते हो। अगर कोई आ जाए तो हटा देना इमीडिएटली, आप उससे बहस नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ अदर इन्फॉर्मेशन ऑन 1 April 2019 जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द नाइट लिमिटेड हैज क्रेडिट बैलेंस दिस मच। सो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमारा प्री एक्विजिशन नेटवर्क कितना है वो भी उसने क्लियर दे दिया है, दैट इज 3,50,000 एंड 6 लाख, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया, तो प्री पोस्ट में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जनरल रिजर्व और पीएनएल के लिए, वो हमारे लिए सीधा सीधा उसने दे दिया है, राइट। आगे नाइट लिमिटेड डिसाइडेड एंड पेड डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 2018-19 आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस एज ऑन 1 April 2019 डे लिमिटेड क्रेडिट द डिविडेंड रिसीव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है। सो 10% उसने डिविडेंड दिया है, बट वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड खाली 40% के लिए होगा। 30% जो हमने 1/4/18 के लिए ले लिया था उस प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बराबर कि नहीं। सो हमको डिविडेंड कितने के लिए मानना है, ओनली प्री एक्विजिशन डिविडेंड 40% के लिए मानना है, जो कि रेक्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन प्री एक्विजिशन डिविडेंड का किया जाता है जैसा आपको सिखाया गया है, बराबर। सो 40% ऑफ डिविडेंड वॉट एवर बी रिसीव विल बी रेक्टिफाई। रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, हाँ याद है ना क्या सिखाया था, हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हटाना है और उतना ही प्रॉफिट हमको प्रॉफिट एंड लॉस में से हटाना है, तो वो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड हो जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ प्री प्रॉफिट है, राइट। फिर लास्ट एडजस्टमेंट ऑन 1 April 2019 प्लांट एंड मशीनरी of Knight Limited was undervalued by 1,80,000 applied depreciation rate 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 April 2019 को प्लांट एंड मशीनरी की ऑफ 19 वाज अंडरवैल्यूड, तो हमने उसकी वैल्यू अंडरवैल्यू की है कितने से, 1,80,000 से, और उससे 10% डिफरेंस चार्ज करना है। तो हमारा वैल्यूएशन जो हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं स्टेप 1 के अंदर, वहां हम दिखा देंगे, राइट। फिर पूछा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ डे लिमिटेड ऑन 31 March 2020। परफेक्ट। सो सिंपल हमको बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। सीएफएस का सिंपल क्वेश्चन है, AS 21 अकेले अप्लाई करना है, जिसके अंदर प्री पोस्ट कैलकुलेशन भी सीधा सीधा दे दिया है, खाली एक एडजस्टमेंट है वैल्यूएशन का, और एक वैल्यूएशन का पार्ट था वो भी हमने कर दिया है। तो डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन माइंड में भी सेट हो चुका है। अब हमको पता है कि हमको वो 3 स्टेप अप्लाई करनी है जो कि हर एक क्वेश्चन में कॉमन होती है, जिसको हम 80-20 कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वो तीनों स्टेप हमने अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा, बराबर। तो तीनों स्टेप अप्लाई कर देते हैं, बुक ओपन कर लेते हैं। तीनों स्टेप के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, पहले तो आप लिख दीजिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ऑलवेज राइट इन टॉप, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा जैन 21 का FR ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, बराबर, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था। परफेक्ट। सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन ये हो गया है हमारा 1/4/2019। डेट ऑफ कंसोलिडेशन है 31 March 2020, और डे लिमिटेड ने नाइट लिमिटेड में 70% शेयर लिए हैं, 30% और 40% ऐड करके, राइट। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या लिखना है, एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ नाइट लिमिटेड। हम चाहे तो नाइट लिमिटेड को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, एस लिमिटेड बोलेंगे आगे से, तो हम एस लिमिटेड लिखेंगे तो अभी चलेगा। एक बार स्टार्टिंग में कंटेंट में लिख दीजिए कि नाइट लिमिटेड इक्वल टू एस लिमिटेड, सो हमने वो कर दिया। नाउ क्या करना है, हमको वही प्री पोस्ट कैलकुलेशन करना है जो कि हर सब में कर रहे हैं, क्योंकि 80% पार्ट तो कॉमन होता है, एज ऑल यू नो। चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, 80% तो आपको पता है, पहले से हमको आता है, जो सब 80% का पार्ट ही चल रहा है, जो कॉमन है, राइट। सो हमको प्री पोस्ट लिखाना है। प्री पोस्ट में सबसे पहले नेटवर्क के अंदर क्या आता है, नॉर्मली शेयर कैपिटल, तो प्री मानी जाएगी, बराबर। शेयर कैपिटल कितने की है, 20 लाख नहीं 25 लाख, 25 लाख। फिर रिजर्व, रिजर्व कितने का है, 7,30,000। अरे एक मिनट, तो रिजर्व हमको प्री भी देखना है, पोस्ट भी देखना है। हाँ। तो रिजर्व हमारे पास रिजर्व 4,40,000 का है, उसमें से 350 प्री है। एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन उसने बोला है 3,50,000 का रिजर्व पड़ा है, और पीएनएल अकाउंट पड़ा है 6 लाख का। सो 3,50,000 और 6 लाख अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो रिजर्व 3,50,000 पूरा कितना हो गया, रिजर्व का पूरा अमाउंट कितना है आज के दिन, आज के दिन 4,40,000। 4,40,000, राइट। तो 440 में से 350 चला गया तो कितना बचा, 1,90,000 पोस्ट हो गया, बराबर।
बोनस कुछ दिया नहीं, ओनली 90. अच्छा 440 सॉरी ओनली 90 Yeah. राइट. Yeah. फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इस प्रॉफिट एंड लॉस का हमको एक एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिविडेंड कब दिया है. देखो जरा डिविडेंड का डेट क्या है. डिविडेंड हमने दिया है 90 पे डिविडेंड 10% फॉर द ईयर एंडेड 18-19 आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019. बराबर. तो अभी ये 1 अप्रैल 2019 को ही बैलेंस दिया है और 1 अप्रैल को ही हमने ये डिविडेंड दिया है. सो ये डिविडेंड आउट ऑफ प्री प्रॉफिट ही दिया है ऐसा हमको मानना है एज ऑन 1/4/2019 से. तो 1/4/2019 के दिन जो बैलेंस था उसमें से ये डिविडेंड दिया है. तो हमको इसका एनालिसिस भी करके देखना पड़ेगा. तो पीएनएल का एनालिसिस करेंगे क्योंकि हमने जो डिविडेंड दिया है वो उसी बैलेंस में से दिया है जो 1/4/19 के दिन पड़ा हुआ है. तो वो बैलेंस ऑब्वियस बिफोर डिविडेंड होगा. बराबर. क्योंकि डिविडेंड हमने बाद में बांटा है. सो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे. वर्किंग नोट नंबर 1, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है एज ऑन दैट डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 2020 के दिन 8,20,000. अब उस 820 में से हमारा 1/4/2019 के दिन बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख का, राइट. और बाकी का बचा हुआ फिर पोस्ट हो जाएगा. लेकिन उस 6 लाख में से हमने डिविडेंड दिया है. ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो बैलेंस दिया है वो बिफोर डिविडेंड दिया है. हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि बैलेंस दिया है वो आफ्टर डिविडेंड दिया है. लेकिन उसके लिए फिर नोट लगाना पड़ेगा. 1/4/19 के दिन बैलेंस दिया और 1/4/19 के दिन जो प्रॉफिट था उसमें से डिविडेंड दिया है ऐसा उसने बोला है. तो ऑब्वियस बात है 6 लाख हमारा बिफोर डिविडेंड होना चाहिए. तो डिविडेंड हमको माइनस करना है. तो 10% डिविडेंड हमने दिया है तो 25 लाख के ऊपर 10% 2.5 लाख हो जाएगा. सो 2,50,000 डिविडेंड अगर चला गया तो 3,50,000 का हमारा बैलेंस प्री का होना चाहिए आफ्टर डिविडेंड. बराबर. क्योंकि डिविडेंड हमने आउट ऑफ प्री प्रॉफिट दिया है ऐसा उसने क्लियर बोला है. तो इसका मतलब पोस्ट प्रॉफिट कितना हो गया, 8,20,000 में से 350 माइनस कर दीजिए तो आपका पोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा 4,70,000. परफेक्ट. सो 4,70,000 पोस्ट हो गया, प्री 350 हो गया. टोटल मिलके कितना होना चाहिए 8,20,000 जो कि आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है. आप चेक कर सकते हो बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन वो 8,20,000 है. दिख रहा है. तो इसका मतलब 8,20,000 हमारा टैली हो गया. सो ये बैलेंस शीट अमाउंट हमारी ऑटोमेटिक टैली हो जाएगी. तो हम यहाँ पे कल लिख देते हैं 3,50,000 एंड 4,20,000 4,70,000 सॉरी. बराबर. रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देते हैं. फिर और कोई आइटम, यस रिवैल्यूएशन दिया हुआ है. क्या बोला है रिवैल्यूएशन के बारे में उसने, जरा पढ़िए क्वेश्चन में. On 1st April 2019, plant and machinery of Knight Limited was undervalued by 1,80,000. Applicable depreciation rate is 10%. परफेक्ट. सो अंडरवैल्यूड मींस हमको 1,80,000 कम करना है कि बढ़ाना है. बढ़ाना है 180. मतलब पहले से वो अंडरवैल्यूड है. सो अभी 1,80,000 हमको अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है क्योंकि उसने क्या लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 प्लांट एंड मशीनरी ऑफ नाइट लिमिटेड वाज अंडरवैल्यूड व्हाई 1,80,000. एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट इज 10%. बराबर. सो उसके हिसाब से हम अंडर वैल्यू करके कैलकुलेशन दिखा देते हैं. राइट. हाँ 180. सो नाउ 180 विल बी एडेड. राइट. सो ऐड कर देते हैं अपन रिवैल्यूएशन लिख के. रिवैल्यूएशन क्या है, नाम है इसका प्लांट एंड मशीनरी. राइट. प्लांट एंड मशीनरी. सो प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000. राइट. ऐड हो जाएगा. फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन 10% 18,000 लेस हो जाएगा. ऐसे करके हम टोटल लगा देंगे. राइट. टोटल लगाएंगे कितना हो जाएगा 33,80,000 प्री और पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट कितना हो जाएगा 5,42,000. देखो करके देखो. 542. Perfect. Now we take the total of both. It's
दिस बिकम 39,22,000। 3922 क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, तो क्रॉस चेक में 25 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 8,20,000, तो अपन को क्रॉस चेक पता चल जाएगा 25 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 8,20,000 और प्लस नेट ऑफ 180 माइनस 18 दैट इज 1,62,000 बराबर। हाँ सो कितना हो जाता है देखो, 29,22,000 होता है क्या? 39,22,000 परफेक्ट। सो क्रॉस चेक भी हो गया, जो एग्जाम में हमको करना है, चाहे वर्क नोट बना के करो चाहे साइड में करो। हाँ नाउ होल्डिंग 70% उसने बोला है, बचा हुआ एनसीआई बोलो या माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलो 30%, राइट। सो 39,22,000 का 70% इज 2745,400 2745,400 हाँ एंड 30% इज 11,76,600 परफेक्ट। हाँ अब इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे हमारी होल्डिंग को, हाँ क्योंकि उससे हमको मतलब है जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। सो प्री कितना हो जाएगा 70% ऑफ टोटल दिस अमाउंट yes 20 एंड पोस्ट इज 70% ऑफ टोटल दिस अमाउंट। बताइए 23,66,000 23,66,000 प्री हो गया हाँ और पोस्ट 70% ऑफ 5,42,000 379,400 सॉरी 379,400 3,79,400 राइट। हाँ अब हमारी पोस्ट को हम फर्दर दो हिस्सों में बांट देंगे, दैट इज रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ। रिजर्व में हमको देखना है पोस्ट कितना है, तो रिजर्व का है 90,000 का 70%, 90,000 का 70% 63,000। हाँ अब पीएल में अपन को 470 भी लेना है और इसके अलावा डेप्शन अगर है तो उसको भी लेना है, यानी कि इन दोनों फिगर को लेना है, क्योंकि वो हाँ। पीएल के साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ सो 4,52,000 का 70%। 3,16,400 3,16,400 दिस प्लस 63,000 मस्ट बी 3,79,400, क्योंकि वो क्रॉस चेक होना चाहिए। इसलिए हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि एग्जाम में भी हम हर जगह अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं, कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हमको रियलाइज हो जाए, राइट। सो वो हमारी अमाउंट टैली हो गई है, इट मीन्स ये कैलकुलेशन बराबर हो गया। स्टेप 1 रेडी मतलब बी आर राजा बराबर। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले ही निकाल लिया है, कितने का था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 29 लाख, उसमें से लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमको माइनस करना पड़ेगा, 2,50,000 का डिविडेंड था, हमारा हिस्सा कितना है उसमें से ओनली 40%, क्योंकि 30% तो पोस्ट ही था, हमने खाली 40% ही उसको ठीक करना है, वही हमारा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि 30% तो हमने पोस्ट में ही आ गए, हमने 1418 को ही ले लिया था, राइट। सो 2,50,000 का 40% हमको खाली रेक्टिफाई करना है, दैट इज बिकम 1 लाख बराबर। सो नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 28 लाख बराबर। उसमें से लेस प्री एक्विजिशन नेटवर्थ, ये हमको स्टेप 1 से मिलेगा, ये देखिए प्री एक्विजिशन नेटवर्थ 23,66,000 बराबर। तो 23,66,000 प्री एक्विजिशन नेटवर्थ हो गया, देयरफॉर हमारा गुडविल आ जाएगा 4,34,000 गुडविल हो गया, राइट। देन स्टेप नंबर 2 का ही बी पार्ट कंसोलिडेटेड रिजर्व। सबसे पहले रिजर्व ऑफ डे लिमिटेड कितना है, जो कि पेरेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, हाउ मच 7,30,000 पेरेंट का है। अब हमको उसमें ऐड करना है प्लस पोस्ट शेयर इन एस लिमिटेड, जिसको हम नाइट भी बोल सकते हैं, एस लिमिटेड भी बोल सकते हैं। कितना है पोस्ट शेयर रिजर्व का, मैंने लिखा हुआ है 63,000, तो 63,000 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, so it's come to 7,93,000. Now consolidated P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले P&L ऑफ
डे लिमिटेड यानी कि पेरेंट कंपनी कितना दिया हुआ है? डे लिमिटेड का पेरेंट कंपनी का 10,20,000. 10,20,000 बराबर. Yeah. सो अब इसमें क्या करेंगे? प्लस पोस्ट शेयर इन एस लिमिटेड और यू कैन से नाइट लिमिटेड. कितना है पोस्ट शेयर? निकाला हुआ है 3,16,400 एंड लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड. बराबर ना, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमने एक जगह माइनस किया, दूसरे पे नहीं देंगे तो हमारा टैली नहीं होगा. कितना है? 1 लाख. 12,36,400. सो 12,36,400 विल बी द कंसोलिडेटेड P&L. ठीक है. नाउ स्टेप 2 ऑल्सो गेट रेडी, क्योंकि हमको तो क्या है वो फिक्स स्टेप फॉलो करने हैं. जो 80% कॉमन है वो सब में लगाना है तो वो लगाते जा रहे हैं. नाउ फाइनली स्टेप नंबर 3 दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ डे लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी नाइट लिमिटेड, और आप बोल सकते हो एस लिमिटेड. ठीक. एच पे शेड्यूल 3 बनाना है, लेकिन डिवीजन 2 नहीं डिवीजन 1 ही अप्लाई करना है. इंडियस में डिवीजन 2 अप्लाई होता है. सो बेसिक फॉर्मेट आप बना दीजिए जैसा अपन रिक्वायरमेंट होता है. पर्टिकुलर, फिर नोट्स टू अकाउंट और फिर अमाउंट. सबसे पहले इक्विटी और यू कैन से इक्विटी एंड लायबिलिटीज. बराबर. उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल. आप सबको पता है हमारे शेयर कैपिटल किसकी आती है? ओनली पेरेंट कंपनी की आती है. कितनी आएगी? 65 लाख. देन रिजर्व एंड सरप्लस. अब रिजर्व सरप्लस में कुछ ज़्यादा है नहीं, खाली 2 ही आइटम हैं, तो आप चाहो तो कंसोलिडेशन नोट भी बना सकते हो उसका. 7,93,000 प्लस 12,36,400 कितना हो जाएगा? 20,29,400 राइट. फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कितना आ जाएगा? क्वेश्चन में स्टेप 1 में ही मिला हुआ है हमारे लिए. इट कम्स टू 11,76,600 बराबर. 11,76,600. फिर और आइटम जो भी बैलेंस शीट के अंदर है वो सब बोल दीजिए फटाफट. क्या क्या आइटम दिए हैं? P&L हो गया, जनरल लेजर हो गया, ट्रेड पेबल. और ये ट्रेड पेबल वगैरह कोई भी ऐसा है जो कॉमन है जैसे एक दूसरे से लेके रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो ट्रेड पेबल कितना है? 5,50,000 प्लस दोनों को करना है ऐड 8,65,000 प्लस 3,15,000 राइट. सो 8,65,000. नाउ आगे बढ़ते हैं. अभी इसका टोटल लगा सकते हैं लेकिन अपन बाद में लगाएंगे क्योंकि सब एक बार चेक करने के बाद में. देन असेट्स के अंदर नॉन करेंट असेट्स बराबर. उसके अंदर टेंजिबल फिक्स असेट्स. अब टेंजिबल फिक्स असेट्स में आप देखोगे तो उसमें 2 असेट्स दिए हमको. एक प्लांट मशीनरी दिया हुआ है. क्या क्या दिया है? फर्नीचर. प्लांट मशीनरी और फर्नीचर. प्लांट मशीनरी कितने का है? 20,50,000 20,50,000 प्लस 8,40,000 830. और 830 के साथ ही हम 8,40,000 ओके. और 840 के साथ ही हमको क्या करना है? रेवोल्यूशन का नेट इफेक्ट ऐड करना है. तो 1,80 माइनस 18,000 कम्स टू 1,62,000. तो टोटल इज 30,52,000. सो नाउ प्लांट मशीनरी हो गया 32 लाख. 30,52,000. अच्छा 30,52,000 हो गया. अब हमको उसके साथ और ऐड करना है. इसका नोट टू अकाउंट बनाना चाहिए अपन को वैसे. एक और क्या है साथ में? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर. ओके. तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स का क्या है? 15,10,000 दोनों का. 15,10,000 दोनों का मिला के. ओके. तो दोनों ऐड कर दीजिए. कितना हो जाएगा? 45,62,000. ओके. सो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया राइट. जिसके अंदर वैल्यूएशन भी ऐड कर लिया और प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सर्स दोनों ऐड कर दिए. फिर इनटेंजिबल जो है वो आई थिंक गुडविल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो निकाला है हमने वही आएगा अकेला. तो स्टेप 2 से हमने निकाला था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर 4,34,000 का बराबर. सो 434 वो लिख देंगे हम. फिर
करंट असेट्स नहीं, उससे पहले इन्वेस्टमेंट भी है। सो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम देखेंगे कितना दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बुक्स में 36,25,000 उसमें से 29 लाख का माइनस हो गया और प्लस 11,50,000। सो ये पूरा इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरनल इन्वेस्टमेंट है वो माइनस हो जाएगा, तो अराउंड 7,25,000 प्लस 11,50,000 तो 18,75,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। नाउ करेंसीज के अंदर और क्या आइटम दिया हुआ है जरा चेक कर लीजिए। इन्वेंट्री है सबसे पहले। इन्वेंट्री का कोई रिवैल्यूएशन है नहीं, दोनों का टोटल लगा के बता दीजिए। 1730 17,30,000। फिर और क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, इनका भी कोई एडजस्टमेंट है कॉमन? नहीं है। दोनों का टोटल है 13,30,000। 13,30,000 दोनों का टोटल हो रहा है। और कैश एट बैंक दोनों का टोटल 6,40,000। अब एग्जाम हॉल में जब हम टोटल लगाएंगे उससे पहले एक बार मैंने आपको हमेशा सिखाया स्टेप 1 एंड 2 को चेक कर लेने का, कोई आइटम रह तो नहीं गया है। सो स्टेप 1 एंड 2 को चेक कर लें जरा। स्टेप 1 के अंदर देखें। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया तब हमने ले लिया है, जिसको हम न्यू सिलेबस में एनसीआई भी बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो ले लिया है हमने। फिर ये कंसोलिडेशन पीएनएल वगैरह अपने सब लिख दिए। फिर एक गुडविल लिख दिया 434 का, राइट। फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व लिख दिया, कंसोलिडेटेड पीएनएल लिख दिया। सो एवरीथिंग वी हैड कंप्लीट फ्रॉम स्टेप 1 एंड 2। नाउ वी कैन टेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। इट मस्ट बी टैली बाय हुक और बाय क्रूक। ऐसा एग्जाम में हमको सोचना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम बैठे हैं तब ना तो कोई क्रॉस चेक करने वाला ऑप्शन है, क्योंकि बाजू वाले का साथ अगर गलती से देख भी लिया तो पता क्या उसका सही होगा कि नहीं होगा, राइट। सो हमको अपना करना है और वो 100% टैली होना चाहिए। बताइए टोटल कितना आया, लगा लीजिए टोटल एक बार। 65 लाख प्लस 20 लाख 294 20 लाख 294 ना 294 20,29,400। हाँ वही, मतलब मैं लैक्स में लिख रहा हूँ इसके लिए। 11,76,600 फिर 8,65,000, राइट, कम्स टू 1,05,71,000 बराबर। 1,05,71,000। Let's take the total of asset side also. It must be same. 45,62,000 plus 43,40,000 plus 18,75,000 plus 17,30,000 plus 13,30,000 plus 6,40,000 बराबर। तो ये 4,34 था कि 43 लाख कितना था? 4,34 था ना, मैंने 43 लाख ले लिया शायद। देखिए टोटल बराबर लगाइए एक बार अच्छे से, सेम आना चाहिए। 1,05,71,000 ये अमाउंट आना चाहिए हमारा टोटल। लगाइए 45,62,000 45,62,000 4,34,000 फिर 18,75,000 फिर 17,30,000 फिर 13,30,000 फिर 6,40,000 कितना आता है? 1,05,71,000। वेरी गुड, 1,05,71,000 परफेक्ट। सो ऐसा हमको एग्जाम हॉल में करना है, जो सिस्टम कि आपको ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो 80% कॉमन कॉन्सेप्ट है उसमें मास्टरी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ करते हैं ना तब वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट टुगेदर आते हैं, बट सारे कॉन्सेप्ट टुगेदर हम 50 बार कर चुके हैं एग्जाम में। एग्जाम से पहले हम 50 बार कर चुके हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन की तो 50 बार हमने वो चीज़ रिपीट कर ली है, तो डेफिनेटली हमको वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये कंसल्टेशन का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट ये करने का पर्पज एक ही है कि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम हॉल में हमको कैसे 15 मिनट को यूटिलाइजेशन करना है। अगर हम इसको 15 मिनट पहले कर रहे हो तो इसको हम ऐसे रीड करते, और सम सॉल्व करते टाइम पर जो जी मेन है उनको कैलकुलेशन करते टाइम पे आप निकाल लीजिए, जिससे जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, आपको जो जनवरी 2021 के एग्जाम हुए हैं अभी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और ये जो सब सिस्टम है फ्रेंड्स, आप याद रखो कि थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करते हैं, जो 80% कॉमन रख के करते हैं, तो हमको एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस रहता है और हम अच्छे से कर भी पाते हैं, बराबर। 80% कॉमन
वो हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में आप बना सकते हो। जो भी प्रैक्टिकल हैं उसके लिए मनोज के एफ आर सिस्टम अप्लाई करो। बस मनोज के एफ आर इज नथिंग बट 80-20 कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग इन फिक्स वे, सो दैट एग्जाम में सोचना ना पड़े हम कहाँ से चालू करें। डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।